बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त खासी हद तक सियासी खलबली मच चुकी है। कुछ आईनी और कानूनी मामलात अदालतों में हैं और लगता कुछ ऐसे है कि इलेक्शन से पहले पहले बहुत कुछ तय हो जाएगा या बहुत कुछ मैनेज हो जाएगा। कभी बात की जाती है -1 की, ये हम पहले सुनते रहे और अब नई कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद मार्केट में -2 भी जल्द से जल्द लॉन्च होने वाला है। इसमें कितनी हकीकत है, इस पर भी हम बात करेंगे। और गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था, एक्ट था, कानून बनाया गया था पार्लियामान की जानिब से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और पार्लियामान का जो हुक्मरानी और कानून बनाने का हक है उसको भी तस्लीम किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई भी कानून बना सकती है। इससे अदलिया की आज़ादी सल्ब नहीं हुई। और दूसरी जानिब इस एक्ट के बाद हमने देखा चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस जो हैं 184(3) के तहत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये जो आइनी और कानूनी मामलात हैं ये पाकिस्तान को किस जानिब ले जाएंगे और इलेक्शन से पहले पहले क्या सियासी मंजरनामे में तब्दीलियां होंगी। कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी की जिक्र जब बहुत सारे लोग करते हैं और कहते हैं कोई हिफाजती ज़मानत लेंगे, कुछ का कहना है सीधा जेल जाएंगे और कुछ ये कहते हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म भी बनने जा रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है और अगर -2 होता है तो क्या चेयरमैन PTI और मियाँ नवाज शरीफ दोनों ही अडयाला जेल में होंगे। और कुछ साइफर केस पे भी हम बात करेंगे। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जैसे कहा गया था कि नाअहली, पार्लियामान ने ऐसा कुछ तय किया था कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी, और लेकिन लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पर यह दरवाज़ा अब बंद हो गया है। इस पे भी देखते हैं अगले आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट बनेगी। साइफर केस का भी जायजा लेंगे। बहुत सारे आईनी और कानूनी मामलात का जिक्र करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर सियासी रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। सर ये सबसे पहले बताइएगा, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का तो चले मामला एक तरफ क्लियर हो गया, लेकिन जो इस माजी के इतलाक़ के हवाले से इस 8 साल से जो ये फैसला आया है, क्या इसका इतलाक़ जो माजी की नाअहलियाँ हैं वो ताहयात नाअहलियाँ बरकरार रहेंगी या फिर इलेक्शन एक्ट का इसमें सहारा लिया जाएगा? जी नहीं, वो माजी वाले जो नाअहलियाँ हैं उन पर इसका कोई इतलाक़ नहीं होगा, इसलिए वो पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस ही मुतसव्वर होंगे। और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट की 8-7 की रेशो से है। वैसे तो रेशो बहुत कम है, लेकिन जो भी है इस वक्त मेजॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट की व्यू है फुल कोर्ट का, वो यही है कि इस जो इस से पहले, एक्ट से पहले जो मामलात हो चुके हैं वो नहीं अपील की ज़ायचे में लाए जा सकेंगे। तो इसलिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब की और तरीन साहब की नाअहली जो है ताहयात, वो अपील के ज़ुमरे में नहीं लाई जा सकेगी। आर्टिकल 184(3) की जो बाकी अपीलें हैं वो इस एक्ट के आने के बाद उनका इतलाक़ किया जा सकेगा और वो अपील में मामलात लाए जा सकेंगे जो इस एक्ट के में आने के बाद रूनुमा होंगे। सो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को और मोहतरम तरीन साहब को जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा इस एक्ट का। आप कह रहे हैं फ़ायदा नहीं होगा, वो जो कहते हैं कि जी हमने एक्ट के ज़रिए जो है ये कह दिया, जी उसके तहत हम कुछ कर लेंगे, वो तो 5 साल। मैं एक्ट की बात करने लगा हूँ कि जो एक्ट इन्होंने कहा है कि जहाँ नाअहली का इतलाक़ इंदराज नहीं किया गया आइन में, वो 5 साल मुतसव्वर की जाएगी। वो उसका इतलाक़ ये एक्ट के आने के बाद होगा। एक्ट के आने से पहले जो मामला तय हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया और नज़र सानी की दरख्वास्तें भी खारिज हो गई। आर्टिकल 62(1)(f) में जिनको नाअहल 5 साल के लिए किया गया, अब अगर उसको अंडू करना है तो फिर आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी और आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम करना पड़ेगी, वगरना उसके बगैर ये एक्ट के ज़रिए जो है आइन के उस शिक
का जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, तशरीह की है, उस पर इतलाक नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल, ये हमारे नाजरीन को भी कुछ समझ आ जाएगी कि जाहिर बात है जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी 2017 की और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो नाअहली बरकरार रहेगी। तो नून लीग ने तो बड़ी खुशियां मनाई थी कि जाते जाते इस पार्लियामान से एक दरवाजा खोल दिया था, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी रिलैक्सेशन शायद कर दी गई थी और ये मकसद ही शायद उस वक्त यही था कि उनकी नाअहली जो है ताहयात खत्म की जा सके। तो अब तो ये मामला बरकरार है, तो फिर ये कैसे सर कह रहे हैं चौथी बार वजीर आजम बनेंगे नवाज शरीफ साहब, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, सीधा जलसा करेंगे और फिर शायद उसके बाद वजीर आजम भी बन जाए, तो अब कैसे मुमकिन होगा ये सब? देखें, नून लीग को कुछ देर के बाद समझ आती है। मिठाई पहले बांटते, इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी जब 3-2 का फैसला हुआ था और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साबका चीफ जस्टिस ही गुलजार अहमद साहब बाद में बने, जिन्होंने पहले दिन ही उन्हें नाअहल करार दे दिया था और 3 जज साहिबान ने, 5 रुकनी बेंच थी, 3 जज साहिबान ने कहा था नहीं, जब तक इस चीज़ की तस्दीक और तफ्तीश नहीं होती है तब तक नाअहल नहीं हो सकते। और बाद में JIT बनाई, उस वक्त भी नवाज लीग ने मिठाइयाँ बांटी थी कि कामयाब हो गए। और बाद में जब JIT बनी और फिर जो है उन 3 जज साहिबान ने ये कहा कि ताहयात इनकी नाअहली है, तो फिर इनको समझ आई। देखें, वैसे भी मोहतरम नवाज शरीफ साहब इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि वो सज़ा याफ्ता भी हैं और नैब की 2 केसेस में सज़ा याफ्ता होने के नाता से वो 10 साल के लिए नाअहल हैं सजा के बाद भी। तो ये दूसरी नाअहली है उनकी, जिस बिना पर वो अहल नहीं हो सकते और ना ही वो पार्टी लीडर रह सकते हैं, क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो पार्टी का सरबराह भी नहीं रह सकता। तो ये खुशियां पता नहीं क्यों मना रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये भी मुझे शक है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब अब आएंगे या नहीं। मुझे लगता है कि माशाल्लाह सैर सपाटा करके वो या तो सऊदी अरब से वापस चले जाएंगे या दुबई और कतर से होकर फिर वो वापस चले जाएंगे। आपको नहीं लग रहा कि वो और वापस उनको डॉक्टर जो है गालिबन मशवरा देंगे कि अभी तबीयत आपकी फिर नासाज हो गई है और आपको अभी मजीद इलाज की ज़रूरत है, इसलिए वो नहीं आएंगे पाकिस्तान। ठीक, तो ये जो मामला बिल्कुल आप सारी बात है, लीगल ऑप्शंस आप बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ तो बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं सर, तैयारियां हो रही हैं, कोई हिफाजती जमानत का भी जिक्र कर रहे हैं कि जहाज शायद पहले इस्लामाबाद उतरे और फिर लाहौर बरास्ता जाए और फिर मीनार पाकिस्तान या किसी और ग्राउंड में जलसा करे। तो आपको नहीं लग रहा, और ये हिफाजती जमानत वाला क्या शोशा था? इसमें कोई आइन किसी मुजरिम की जो अगर मुल्क से बाहर हो वापस आए उसे पहले से ऐसी जमानतें दी जा सकती हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बनाना रिपब्लिक इन्होंने बना के रख दिया है। एक शख्स जो सज़ा याफ्ता है, जिसके अदालती वारंट्स मफरूरी के निकले हुए हैं कि वो अदालती मफरूर हैं, तो उनको एक पाकिस्तान का एम्बेसडर या पाकिस्तान का काउंसिल जनरल उनको जो है हीथ्रो एयरपोर्ट पर रुखसत करने आता है। इससे बड़ी यानी आइन और कानून की और अदालतों की तज़हीक नहीं हो सकती, क्योंकि जो शख्स मफरूर के साथ है वो भी 216 ताज़ीरात पाकिस्तान में 7 साल का सज़ा का मस्तूजब है। और मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जाके उनके वहाँ ना सिर्फ रहते हैं बल्कि 2 काबीना की नशिस्तें भी उन्होंने वहाँ जाकर जो है नवाज शरीफ साहब के जगह पर की, जो कि मफरूर हैं अदालती और सजा याफ्ता हैं। और ये सारे जो है 216 ताज़ीरात पाकिस्तान में ये मस्तूजब सजा हैं। और फिर मैं हैरान हूँ कि वो किस तरह से अगर आएंगे मोहतरम तो सीधा अडियाला जेल जाएंगे एयरपोर्ट से, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि उनको जो है वहाँ से जो है मीनार पाकिस्तान ले जाया जाए और जलसे पर वो जो है तकरीर फरमाए और तकरीर फरमाने के बाद फिर आकर कहें अदालत के आलिया के अडियाला जेल के गेटों को खोल दिया जाए और समसम का वो जो है जादूगरी जो है करें और गेटों को खोलते चले जाएं और उनके स्वागत जो है रेड कार्पेट उनका जो है वहाँ इस्तकबाल किया जाए। ये मजाक न करें कौम से, ये नहीं होगा। ऐसा मुमकिन आप कह रहे हैं नहीं है सर। अभी जो डॉक्टर फैसल का आपने जिक्र किया, हमारे जो जाहिर बात है हाई कमिश्नर है लंदन में और सफीर भी रहे, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन भी रहे,
ये क्या तर्ज अमल दुरुस्त है जो अभी बात कर रहे हैं कि हाथ मिला रहे हैं, वो उनके साथ वहाँ बैठे हैं, तो उनको क्या इतनी मजबूरी थी? जाहिर बात है बहुत सारे सियासतदान मुल्क से बाहर जाते हैं, वापस भी आते हैं, तो उनकी ऐसी मजबूरी क्या हो सकती है कि वो पूरा प्रोटोकॉल उनको दे रहे हैं इस वक्त? किसी के कहने पे वो ऐसा कर रहे हैं या खुद से उन्होंने ऐसा किया? नहीं, देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। कोई चीज़ बिला मकसद नहीं होती है इस मुल्क में। बदकिस्मती है ये जो केयर टेकर हैं, जिनको मैं चेयर टेकर कहता हूँ, ये चेयर टेकर दरअसल तसलसल है। पीडीएम का ये हुकूमत का तसलसल है। ये सिर्फ ये दिखाना मकसूद है कि देखें अभी भी पीडीएम जो है अभी भी बरसरे इक़्तिदार है, अभी भी नवाज शरीफ को जो है वो प्रोटोकॉल रियासती मिल रहा है, क्योंकि ये रियासती प्रोटोकॉल होता है। अगर चीफ प्राइम मिनिस्टर जाए लंदन में या किसी मुल्क में जाए तो उसको जो है वहाँ का जो एम्बेसडर है उस पाकिस्तान का, वो उसको आके एयरपोर्ट पर सी ऑफ करेगा। ये रियासती प्रोटोकॉल है। तो रियासती प्रोटोकॉल दिया गया है मोहतरम नवाज शरीफ साहब को। इसी तरह जिस तरह इसहाक डार साहब गए यहाँ वजीर खजाना के तौर पर प्राइम मिनिस्टर के जहाज में गए थे, और माशाल्लाह 4 साल मफरूरी के बाद जब तशरीफ लाए तो खजाने पर ही उन्हें दोबारा आकर बिठा दिया गया। तो नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर और आऊँगा भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में आऊँगा। तो ये मजाक ना करें कौम से, ना ये होगा और ना ही अब इतना है। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए फौरन और एम्बेसडर को डिसमिस करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं एम्बेसडर को डिसमिस करना चाहिए। सर कुछ हम साइफर पे आ जाते हैं, साइफर का जिक्र करते हैं, और 17 अक्टूबर को कहा जा रहा है चेयरमैन पीटीआई पे फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस हवाले से कल उनके वकला को जो हमने सुना, बड़े अहम पॉइंट्स उसमें सामने आए कि रिटेंशन ऑफ साइफर का वो कह रहे हैं, ये तो इस पे उनका केस जो इल्ज़ाम लगाया गया ये तो केस बनता ही नहीं है, क्योंकि जो एक्ट था 1923 का और वो 2023 अगस्त में उसको खत्म कर दिया था और रिटेंशन बाद में इसमें ये वर्ड डाला गया था। अगर ये चीज़ बीच में शामिल कर दी जा रही है तो वो ये तो वहीं खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लग रहा है? बहस तो बड़ी अच्छी हो रही है, लीगल पॉइंट्स भी बड़े अच्छे सामने आ रहे हैं, तो क्या जजेस ये सह पाएंगे या कोई फैसला दे पाएंगे आजादाना तौर पे? क्या देखें ये हाई कोर्ट में क्वाश हो जाएगा, लिखवा लें मुझसे, क्योंकि मैं ही उस में वकील हूँ और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कर रखी है। ये साइफर इससे ज्यादा तल्हीक 25 करोड़ अवाम की नहीं हो सकती है। भुट्टो साहब को भी हेनरी किसिंगर ने कहा था कि इलेक्शन ये आप जो है एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दें वरना आपको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। और भुट्टो साहब ने जो है पिंडी में ये वो लहराया था, राजा बाजार में वो लहराया था कि ये देखो पाकिस्तान की इज्जत और नामूस और वकार का जनाजा निकालने के लिए मुझे धमकी दी गई है। और भुट्टो साहब को हमने, किसिंगर को तो कोई कुछ ना कहा, अमेरिका को तो कुछ ना कहा हमने, और हमारे ज़ियाउल हक साहब ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिलकर अपना भुट्टो को फांसी और लहद में उतार दिया। गुलाम है ना हम। और अब क्या था साइफर ये डोनाल्ड लू एक उससे भी ज्यादा नीचे का दर्जे का ब्यूरोक्रेट अमेरिका का, वो हमारे एम्बेसडर मजीद को कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को चलता करोगे तो हम अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा, अमेरिका माफ कर देगा। अब देखें इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और ये बात जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आकर डिस्कस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें चारों सरबराहान मौजूद थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में शदीद मुदाखलत है और एक स्ट्रॉन्ग डिमॉश लिखा जाए। और फिर बाद में इसका इयादा किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के वक्त में भी इसी का भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, और एम्बेसडर पाकिस्तान मजीद को बुलाया गया और उसने कहा हाँ जी ये डोनाल्ड लू ने मुझे कहा था जो मैंने साइफर भेजा है। तो उसके बाद फिर उसका याद हुआ। तो मुझे बताइएगा इसमें पाकिस्तान की कौन सी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई? ये तो बल्कि प्राइम मिनिस्टर पर वाजिब था, हल्फ के तहत उसके पर वाजिब था कि वो कौम को एतमाद में ले और बताए, जिस तरह भुट्टो ने बताया था, बताए कि ये हमें अमेरिका धमकी दे रहा है। हमने न सिर्फ डोनाल्ड लू के हुक्म पर प्राइम मिनिस्टर को चलता किया बल्कि जंजीरों में और पिंजरे में बंद करके हमने ये भी दिखाया कि हम इतने वफादार हैं कि हम उसको सजा भी करने जा रहे हैं। तो ये एक लम्हे के लिए भी उसको अंदर रखना इस केस में
तज़हीक है कौम की और मुल्क की। इसमें ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 जो ताज बरतानिया ने हमें गुलाम रखने के लिए बनाया था, उस कानून का हम सहारा ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें बतौर एक इंडिपेंडेंट एक न्यूक्लियर पावर के, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को एक को हमने फांसी लगा दिया, दूसरे को हमने अंदर कर दिया। ये हम अपने कौमी हीरोज के साथ ये बर्ताव करेंगे। बिल्कुल, जो इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं उसमें ये भी पॉइंट कल सामने आया कि जो खान साहब के पास तो 33 दिन ये रहा था, जाहिर बात उसकी अनाउंसमेंट की, साइफर की अनाउंसमेंट के बाद और मीटिंग्स के बाद वो 33 दिन शायद रहे हुकूमत में, तो 169 डेज तो शहबाज शरीफ साहब रहे और उसके बाद ये मामला आया कि जी ये गुम हो गया साइफर, क्यों आजम खान साहब वादा माफ गवाह बन गए। वो भी जो उनका स्टेटमेंट जिस तरह सामने आया वो भी मीडिया के सामने नहीं आए, कहीं नहीं आए और बस एक स्टेटमेंट आ गया। तो आप क्या समझते हैं, ये जो दिनों का भी इसमें काउंट करके बताया गया है, जाहिर बात है बाद में तो जो थे वज़ीर ज़िम्मेदार होंगे इस चीज़ के, तो क्या आप क्या समझते हैं ये जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, और अच्छी बात है लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये जो लीगल मामलात हैं इस पे अब आप क्या कहेंगे, ये 33 दिन वाली बात और 169 डेज वाली बात? देखें, इस साइफर एक बात तो ज़हन में रखें कि साइफर रिमूव नहीं किया जा सकता। इसे जो है फॉरेन मिनिस्ट्री तो में ये जब आता है तो कोडिफाइड तौर पे आता है, इसको वो वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। इसको डी कोड करके, इसकी ट्रांसलेशन करके एक स्क्रिप्ट बनाया जाता है, जिस तरह आप नकल का वो करते हो ना, टाइप कर देते हो कोई चीज़, तो स्क्रिप्ट वो वहाँ मौजूद है साइफर। लेकिन साइफर का आपने डिकोडिफाई करके उसका एक बना के तर्जमा दिया जो कैबिनेट में डिस्कस हुआ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हुआ, स्ट्रॉन्ग डिमाश लिखा गया। अगर वो कागज, फर्ज करें अगर वो तर्जमे वाला कागज अगर कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो भाई इसमें कौन सा जुर्म हो जाता है, बताया मुझे, ये तो कोई समझा दे। आप कह रहे हैं बड़ा दूसरी बात ये जिस तरह हमने बताया, ये काबीना, उसी काबीना ने इसको डी क्लासिफाई कर दिया था। डी क्लासिफाई करके मतलब है दिस इज नो मोर अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ये भी उस काबीना ने किया था। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपना इस्तेकाक जो उसके हल्फ में दर्ज है, जरा पढ़ तो लिया करें, ये भी आइन और कानून को पढ़ तो लें खुदारा। बाकी वो जरा में के हल्फ में है कि अगर हमें वजीर आजम इजाजत देगा तो हम कोई डिस्कस करेंगे या, लेकिन वजीर आजम के हल्फ में लिखा हुआ है कि अगर वजीर आजम जो चीफ एग्जीक्यूटिव है कंट्री का, अगर वो अपने तय मुनासिब समझेगा तो कोई जो है चीज वो कौम से जो है शेयर करने का हक रखता है, उसको किसी की इजाजत नहीं है। तो ये किसी नाते से भी, और इतनी जो ताखीर हुई है ये बदनीयती पर मबनी है। आजम खान को आप उठा ले जाते हैं, उसके बच्चे पर्चे करवाते हैं, बाद में उसको बरामद करके उसका इकबाली जुर्म लिखते हैं। आप असद उमर को उठा ले जाते हैं, उससे पहले ऐलान करवाते हैं और फिर उसको गवाह बना देते हैं या उसको मुल्ज़िम नहीं रखते हैं। तो ये क्या हो रहा है ये इस मुल्क के साथ? क्या ये जो बात करें, ये आप जो बात करें इस तरह से जो है आप कह रहे हैं कि मज़हका खेज तरीके से अपने ही हीरोज को जो है पाबंद सलासल करके जो है उन पर झूठे मुकदमात कायम करेंगे, तो ये नहीं होगा। आप देख लेंगे इंशाल्लाह। अभी अदालतें हमारी जो है दमखम है, अदालतें इतनी मजबूर महज नहीं है। 17 अक्टूबर को सर फैसला क्या आएगा, कुछ इस पे रोशनी डालेंगे? और मैंने उसमें जो बहस की है वो भी सुनने लायक है, और उसमें उन्होंने मुअत्तल कर दी, सस्पेंड कर दी। वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे क्वाश हो जाएगी वो सजा, वो हवा में बिखर जाएगी, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल, वो सिर्फ नहीं है कि इनकैपेसिटी है, ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है अदालत की, बल्कि वो कंप्लेंट भी जो है वो रद्दी के टोकरी के। तो खोसा साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो आप कह रहे हैं ना तज़हीक आमेज का इन पे केसेस इस तरह के बनाए गए हैं और खान साहब पे 17 अक्टूबर को क्या होगा, फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी? आपको लग रहा है जज साहब आपकी बात कन्विंस्ड हो गए जो आप लोगों ने दलाइल दिए हैं इस वक्त? जी इंशाल्लाह आप देखेंगे इसको कलअदम करार दे दिया जाएगा, और मुझे बावर है, यकीन है कि आइन और कानून की पासदारी और हल्फ उठाया हुआ है सुपीरियर जुडिशरी ने कि आइन और कानून की पासदारी करेंगे और अवाम उन्नास को उनके बुनियादी हकूक दिलाने की इन्होंने हल्फ उठाया हुआ है। सो मुझे ये पूरा उम्मीद और यकीन है कि इंशाल्लाह हल्फ की पासदारी करते हुए
ये क्वाश कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये इसको क्वाश कर देंगे। तो ये जो नैब केसेस भी बन रहे हैं, बुशरा बीबी को भी तलब किया गया और नैब अदालत ने कहा कि जब चाहें आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ माजी का हवाला दूं, मरियम नवाज के हवाले से उस वक्त अदालत ने कहा था कि आप इनको गिरफ्तार करेंगे तो 10 दिन पहले आपको इनको इन्फॉर्म करेंगे। तो ये जो इस वक्त डबल स्टैंडर्ड्स हैं अदालतों के, इस पे आप क्या कहते हैं? क्या कानून, आइन और ज़ाब्ता इखलाक क्या सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आर्टिकल 25 इसी चीज़ का मुतकाजी है, पैरिटी एंड कंसिस्टेंसी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने बराबरी, ये आइन का बुनियादी हक है पाकिस्तान के अवाम उन्नास का, आर्टिकल 25 में। तो इसमें होना चाहिए। मैंने कल ही जो है बीबी बुशरा जो बेगम साहिबा हैं इमरान खान साहब की, उनकी जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से इसी तरह का ऑर्डर का तकाजा किया, हुक्म का, क्योंकि 2 केसेस में जो एक नैब के पास थे उसमें उन्होंने कहा जी हमें बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, सरे 10। तो मैंने कहा जी ये सरे 10 का मतलब है कि बाहर निकल के कहें जी अब हमें गिरफ्तारी मतलूब है, तो ये तो आपको भी मजाक करेंगे, अदालत के साथ भी, हमारे साथ भी ये धोखा दे रहे हैं। तो यही काम करें कि 10 दिन का आप, मैंने वो नज़ायर भी पेश किए, सुप्रीम कोर्ट का भी जस्टिस चीफ जस्टिस साहब का साकिब निसार साहब का फैसला था और लाहौर हाई कोर्ट का भी 2021 का फैसला था। तो लेकिन बाहर के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर की बात मानते हुए वो उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि इनको खतरा गिरफ्तारी का नहीं है, लिहाजा क़िबल गिरफ्तारी की जमानत जो है दाखिल दफ्तर की जाती है। अच्छा, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दोहरा मेयार किया जा रहा है, लेकिन मैं उस फैसले को इंशाअल्लाह अदालत आलिया में लेके जाऊंगा और उम्मीद है कि अदालत आलिया वही फैसला करेगी कि 10 दिन का इनको नोटिस देकर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक्सेस टू जस्टिस, यानी इंसाफ तक रसाई के लिए आप इनको वक्त देंगे। और ये चूंकि आपने पहले जो है फला केसेस में दिया हुआ है ये अख्तियार अदालत आलिया और अदालत उज़्मा में, लिहाजा इनको भी वही जो है हक दिया जाए। मुझे कभी यकीन है कि यही मिल जाएगा। सर, ये बड़ी खबरें आ रही हैं, कुछ मार्केट में गर्म है कि पहले तो -1 की बात होती थी इलेक्शन से पहले, तो अब लग रहा है कोई -2 होगा। आप समझ गए होंगे इशारा, क्योंकि खान साहब भी जेल में, मियाँ साहब भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये -2 होने जा रहा है? क्या तैयारी पूरी हो गई इसकी? देखिए, -2 बिल्कुल सही आपने कहा, इसीलिए छोटे मियाँ को भेजा गया था लंदन दोबारा 24 घंटे के अंदर ही, वापस आने के बाद भी वो मनाएं कि वो ना आए, लेकिन उन्होंने बयानिया तो नरम कर दिया, मगर आने से उन्होंने जो है वो नहीं मानी वो बात। और फिर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा वाज़े तौर पर आ गया। अगर एक तरफ 10-5 का रेशो होती है और 9-6 की रेशो होती है, तो यहाँ 8-7 उलट कैसे हो जाता है? तो बाहर गैफ मेरे ख्याल में उन्होंने जो यहाँ एक फीलर छोड़ा था और मरियम बीबी ने एक कॉर्नर मीटिंग की और उसमें जो है 500 बंदे भी नहीं थे और लोगों ने चोर चोर के नारे मारे और साबका वजीर आजम साहब भी गाड़ी पर निकले तो गाड़ी को भी ठुड्डे मारे गए और चोर चोर के नारे लगे। तो मेरे ख्याल में, और फिर इन्होंने जलसे भी मनसूख कर दिए, तो मेरे ख्याल में बड़े भाई साहब को भी ये मिल गया है कि अवाम यहाँ जो इनके साथ रिसेप्शन जो कुछ इनकी पजीराई होगी शायद वो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होगी और अडयाला जेल में इनके लिए रेड कारपेट नहीं होगा। वो जो है अपना कैदी जो है वो अपना खाली बर्तन खटका कर और नारे मारेंगे, पता नहीं इनके खुशामदीद के नारे मारेंगे या ऐसा आपको लग नहीं नारे मारेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अनकरीब इनके प्लेटलेट गिर जाएंगे और डॉक्टर इन्हें मशवरा देगा कि आप अभी जो है आपको मजीद इलाज की ज़रूरत है। सो मेरे नहीं ख्याल के वो तशरीफ लाएंगे और -2 वाला फार्मूला ही आपका ठीक है। साइफर वाला मामला था, एक आध चीज इसमें रहेगी बड़ी कल दिलचस्प, हमने एक फुटेज देखी कि जो फॉरेन ऑफिस की बिल्डिंग है टॉप फ्लोर पे आग लगी और कहा जा रहा था बहुत अहम और जरूरी नौयत का कुछ मवाद वहां जल भी गया है। बहुत सारे लोग इसको रिलेट करें कि शायद ये साइफर भी हो सकता है जो जला दी गई हो कॉपी। इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखें, कोई नई बात नहीं है। जब भी ऐसा होता है तो सरकारी जो मुहाफिज खाने होते हैं जहाँ रिकॉर्ड रिटेन किया जाता है, और ये भी तो रिकॉर्ड रिटेन करने वाली बात है ना कि फॉरेन ऑफिस में ये साइफर सिर्फ अमेरिका से नहीं आता, साइफर सारी दुनिया में जहाँ हमारी एम्बेसीज हैं
वो सारे मुल्कों से माशाल्लाह जो है वहाँ का सफ़ीर जो होते हैं या फॉरेन ऑफिस होता है, उधर एम्बेसीज होती हैं या कॉन्सुलेट होते हैं, वो जो भी इंचार्ज होते हैं, वो जो इंटरेक्शंस करते हैं, वहाँ के जो एहसासात होते हैं, जिनकी उनके साथ इंटरेक्शन होता है, जो पैगाम रसानी हो, वो भेजते रहते हैं। और सैकड़ों की तादाद में जो है पाकिस्तान को हर जगह से आते हैं। सो हो सकता है कोई ऐसा सेंसिटिव मसला हो जिसको जो है इख्फा करना मकसूद हो, और इसलिए अक्सर ऐसे ही मामलात में लगा करती है। मैंने तो देखा है LDA का जब लगती है या कमिश्नर ऑफिस लाहौर में लगी थी तो बहुत सारे मुकदमात के रिकॉर्ड और बहुत सारे जो है जायदादों की जो है कागजात वो जल गए थे, और बहुत सारे लोग बेचारे आज तक चिल्लाते फिर रहे हैं कि वो जायदाद से महरूम हो गए। तो ये हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है, ये खेल तमाशा चलता रहता है, मगर इससे हमारे केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल ऐसा ये जो आर्गुमेंट में भी ये बात हुई, अलीमा खान भी बाहर आके ये कह रही थी कि जी फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से वो फरीक नहीं बने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बनना चाहिए था, वजारत दाखिला इसमें फरीक बनी, दुराना सनाउल्लाह साहब सामने आए थे। तो क्या कहेंगे, क्या उन्होंने भी नहीं चाहा होगा कि वो इस मामले में फरीक बने, या उनकी तरफ से कोई FIR जो होती, जाहिर बात है इसमें काटी गई है FIR, तो आप क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस केस का सर पैर ही नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा जो है अफसर अपने ऊपर अपने सर पर जिम्मेवारी लेने को तैयार था, कि जाहिर है कि ये सियासी मुकदमात जो होते हैं ये बैकफायर करते हैं हमेशा, और कल को ये फिर तानाजनी होती है इन पर कि आपने ऐसा किया था। तो ये इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी संजीदा शख्स जो आएगा, और आज़म खान से जो इन्होंने उठा के और अगवा करके और जो जबर से उसका जो 164 का बयान करवाया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी उसको आगे लेकर अदालत में कोई एक लफ्ज़ भी इमरान खान के खिलाफ कहेगा अपने प्राइम मिनिस्टर के, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात ही नहीं की है। और उसका एक बयान जो है वो मैंने पढ़ा है, वो सिर्फ इस हद तक है कि जी इन्होंने वो जो उसका तर्जमा किया था, वो तर्जमा हमने दिया था, बाद में हमने कहा तो इन्होंने कहा कहीं इधर उधर रखा होगा। तो वो तर्जमे वाले कागज़ के बयान से तो ना इमरान खान साहब पर कोई हर्फ आता है कि इन्होंने किसी दुश्मन को कोई चीज़ दी है। अच्छा, जहाँ तक रिटेंशन का ताल्लुक है, ये तो 2023 में आकर उस मुतनाज़ा तरमीम की बात हो रही है, उसकी बुनियाद पर जो आर्टिकल 12 की बड़ी शदीद वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 12 ये कहता है कि जो कानून की शिकनी उस तारीख को जो अगर कानून एग्जिस्ट करता है तो तब उस कानून शिकनी का मुआखजे हो सकता है, लेकिन अगर वो कानून बना ही बाद में 2 साल के बाद बना है तो उसको आप रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इससे भी हट के कतई नज़र कि प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं मैंने तो साइन किया ही नहीं है, मैंने तो असेंट दी नहीं है, मैंने तो इस कानून को कानून बनाया ही नहीं है, माफी भी मांगी साथ में, बात को भी छोड़ दें, ठीक तो भी ये कानून का इतलाक जो है इस पे नहीं उस वक्त नहीं होता जब ये साइफर आया था, और साइफर को तो जब इसको साइफर वाला मामला होगा। ये जो कुछ जबरी गुमशुदगियां हम देखते हैं और कुछ अचानक से नमूदार हो जाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, और वो फिर एतराफ़ जुर्म करते हुए हमें दिखाई देते हैं, और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं ये भी फिर किसी को नहीं पता होता। मैं PTI के कुछ लोगों का हवाला आपको दे रही हूँ। तो ये जो जबरी गुमशुदगी है और फिर अपीयरेंस है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब TV टॉक शो में, तो इसको PTI कैसे देख रही है, और क्या वाकई आइन कानून क्या कहता है सर इस बारे में? देखिए, बलूचिस्तान तो कहता है कि अब आपको जो है तकलीफ हो रही है क्योंकि आपकी गुमशुदगियां अब हो रही हैं। हमारा तो एक मुद्दत से जो है गुमशुदगियां हो रही हैं, और हम जो है नाला भी हैं इस पर, और हमारी तंजीमें भी बनी हुई हैं, और हमारे जो है घर घर का ये मसला है कि इसमें जो है हमारे बूढ़े अपने बच्चों का, औरतें अपने खामदों का, बच्चे अपने बाप का वो तस्वीरें गले में लटका कर ये इस्लामाबाद तक एहतजाज करते हैं प्रेस क्लब के बाहर और अदालतों में इन्होंने किया है। आपको पंजाब में आज तकलीफ हो रही है, अच्छा है आपको हमारे कम से कम तकालीफ का तो एहसास हुआ पंजाब को पहली दफ़ा। तो ये गुमशुदगियाँ जो है बड़ी ये शर्मनाक बात है, ये इंसानियत सोज बात है, ये आइन और कानून की
सरीहन खिलाफ वर्जी है, ये संगीन जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है। देखिए मेरे सामने हुआ, मुझे जब ये परवेज़ इलाही साहब, परवेज़ इलाही का अदालत आलिया ने इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया और उसके बाद रजिस्ट्रार को कहा और DIG और SP को कहा कि जाएं, इन्हें हिफाजत से घर छोड़ कर आएँ और वहाँ जो है माल सड़क के ऊपर जो है बंद करके, ब्लॉक करके, और मुझे तो कहा गया कि आप ज़रा नीचे तशरीफ़ ले आएँ। और जिस तरह से मुंडा से मारे हुए होंडा गर्दों ने आके चौधरी परवेज़ इलाही को उठाया बोरी की तरह, जिस तरह टांगों से पकड़ के सर से, और जिस तरह उनको दूसरी गाड़ी में फेंका, इससे ज़्यादा तज़हीक ना तो मैंने आज तक अपने ज़िंदगी में किसी सियासतदान को उठाते हुए देखी है, ना ही कभी अदालत का मजाक उड़ाते हुए देखा है। पुलिस की मौजूदगी में मुंडा से मारे हुए लोग जो बग़ैर वर्दी के सफ़ेद पारचात में थे, दिन दिहाड़े माल रोड से जो है लाहौर जैसी शहर से, पाकिस्तान के दिल से उठाएं, तो क्या रह गया बाकी। तो इसलिए ये बातें मैं समझता हूँ कि तारीख का एक अलमनाक और दर्दनाक जो है दौर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। और जहाँ आइन नहीं है, ये सरजमीन बेआइन बना दी गई है पाकिस्तान। अल्लाह पाकिस्तान को हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। मैं तो बाहर का पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर दिन आएंगे, अवाम को, उनका जमहूर को उनका हक दें, क्योंकि जमहूर ही इस मुल्क की रियासत है। बिल्कुल, आप जमहूर की सर बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं, तो सर जमहूर की तो देखें ना, मैंडेट ही उनको अभी वो दिया ही नहीं गया उस तरह से अवाम के जाएं, हक के राय दही अपना इस्तेमाल करें। 90 दिन का अंदर इलेक्शंस की बात होती थी, पिटिशन भी अब सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, काजी साहब भी शायद अभी उस पर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो आपको लग रही है इलेक्शंस मजीद अब आगे जा सकते हैं? अब तो मामला जनवरी में था, इंदिया दिया है कि इलेक्शंस होंगे जनवरी में, कोई डेट नहीं उन्होंने इस हवाले से दी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मस्बत नताइज नहीं आ रहे हैं। मस्बत नताइज के आने की जब उम्मीद हो जाएगी तो तारीख का जो है वो मुकर्रर कर दी जाएगी। ज़ियाउल हक कहता था कि 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में उसने अंडरटेकिंग दी, लेकिन उसने कहा कि मस्बत नताइज आने चाहिए इलेक्शन में। मस्बत नताइज ये हैं कि भुट्टो को जो है मुनहदम करो, उसको जो है फांसी दो, उसको कब्र में उतारो लहद में, और फिर जो है पीपल्स पार्टी। लेकिन पीपल्स पार्टी अवाम को फिर भी नहीं रोका जा सका। ठीक है, आपने मुनक़ते कर दिया, लेकिन अवाम ने फिर जो है पीपल्स पार्टी को जिंदा भी रखा और बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये देखें, जमहूर जो है ये ठीक है, अल्लाह के यहाँ भी देर है, अंधेर नहीं है, और जमहूर को तो आपको बिल आखिर देना ही पड़ेगा। कब तक फरार हासिल इख्तियार करेंगे? आपने उसको अंदर कर दिया, इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया, फिर आपने एक एक करके उनके बंदों को जो है उससे तोड़ कर जो है उनको जो है पाबा सलासल किया। फिर उसके बाद उनकी ज़मानतें अदालतों ने ली, आपने ना मानी। फिर उन्होंने टीवी पे आकर और अदालत ने मजबूर होकर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा भाई हमारे पास आने की बजाय आपको कोई मुखलसी नहीं मिलेगी, आप जाएं टेलीविज़न पर ये ऐलान करें और फिर आपको जो है रिहाई मिलेगी। वगैरह अदालतों की बेबसी, वो उनकी आंखें नम होती हमने देखी हैं। तो ये इतनी बेबसी कभी नहीं देखी थी। तो बहर कैफ मैं अभी तवक्को करता हूँ, आज भी मेरा एक लॉ कॉलेज में मुझे बुलाया हुआ था उस पे, तो मैंने कहा भाई क्यों आप ना जक नहीं इस्तेमाल करती। अब आप इलेक्शंस में जब आएंगे, जब भी होंगे, जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, 2024 में हो, 25 में हो, 26 में हो, जब भी हो, जमहूर अपना अवाम जो है उसके पास सबसे बड़ी ताकत वोट की है। बिल्कुल, आप वोट उन लोगों को दें जो पाकिस्तान के लिए दिल में रखते हैं, जो अवाम के लिए जो है जिंदा रहते हैं और अवाम के लिए वो पाकिस्तान जो है चाहते हैं, ना कि अपनी ज़ाती तजोरियाँ और ज़ाती मनफियत और ज़ाती इक़्तिदार की जो है कश्मकश में आपसे आके वोट मांग के आपके कंधों पर चढ़ के इक़्तिदार में आकर और फिर आपका इस्तेहसाल करते हैं। आपके पास सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं तवक्को करता हूं कि अवाम जब भी इलेक्शन होगा अपनी मर्जी से उन लोगों को वोट देंगे जो धरती माँ से प्यार करते हैं। बिल्कुल, आप तो वोटर्स की बात, जिनका जीना है, जिनका मरना है, बिल्कुल वोटर्स की बात कर रहे हैं कि जो धरती माँ से प्यार करते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं, रिसेंटली डॉन में भी खबर आई, इंडिपेंडेंट उर्दू में मैं कुछ रेफरेंस आपको दे दूं कि 13 मिलियन वोटर
1 करोड़ 30 लाख वोटर यंगस्टर्स वोटर हैं, इनका वोट कहीं गायब कर दिया गया है, कहीं उधर उधर हो गया, कुछ इस हवाले से ऐसी खबरें रिपोर्ट हुई हैं जिम्मेदार जो इदारे हैं उनके अंदर। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो तस्दीक कर रहे हैं, उस मराहिल से गुजरे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कि ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। तो क्या यंगस्टर्स को, जाहिर बात है सबको पता है आवाम जो यूथ है वो किसके साथ है, तो अभी से पहले से कोई रिगिंग की तैयारियां तो नहीं आपको लग रही शुरू हो गई? नहीं, ये तो प्री पोल रिगिंग ये आज का नहीं है, ये पुराना वतीरा है। मैंने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के हल्के से 75,000 वोट जो है उड़ा दिया इन्होंने। अच्छा। 75,000 वोट। उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे। मैंने पिटीशन की कि सिंध से जो है, चूंकि उस वक्त भुट्टो को जो है या पीपल्स पार्टी को एलिमिनेट करना था या उसको जो है वो मार देनी थी, तो वहाँ से मैसिवली वोटों का जो है इखराज किया गया। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की कि मैंने कहा जी ये देखें, आबादी बढ़ तो सकती थी इतने सालों में, ये कम कैसे हो गई हमारे हलकों में। तो खैर वो तो चलता रहा, अब भी ये करेंगे और होगा। हमेशा बदकिस्मती से हमारे साथ ये प्री पोल रिगिंग का एक हिस्सा रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या वो पीपल्स पार्टी को या बेनज़ीर को खत्म कर सके थे? बेनज़ीर मैसिवली जीती थी, फिर भी अपने हल्के से और अपने इलेक्शन से। देखिए आप 10-20 हज़ार, 1 लाख, और फिर अब आप देखें 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है हमारा बाहर वोटर है। बिल्कुल। यानी हमारा जो डायस्पोरा है पाकिस्तानियों का, वो 1 करोड़ वोट है। 1 करोड़ वोट का हक वो इन्होंने उड़ा दिया है। आपको पता ही है 1 करोड़ वोट वो किसके पास जाना है। बिल्कुल। लेकिन क्या 1 करोड़ वोट को आप कम करके, उनको ओनरशिप खत्म करके आप IMF के भिखारी तो बन गए हो। काश के उस 1 करोड़ को आप ओनरशिप दें, आपको IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यकीन करें कि उनके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के साथ। मैंने देखा है वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है, यकीन कीजिएगा। जी जी जी। और इसलिए हमने उनका वोट भी उड़ा दिया, हमने बायोमेट्रिक को भी सिस्टम को उड़ा दिया। हम तो तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी हमने अपना जो है उसको भी राम कर लिया है कि वो भी उसी वक्त इलेक्शन का ऐलान करेगी जब मस्बत नताइज, जब सर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। मस्बत नताइज का मतलब है जब बल्ला जो है वो टूट जाएगा। तो आपको लग रहा है बल्ला टूट जाएगा क्या? मैं आपको बताऊं, मैं इमरान खान से मिला हूँ, उसने कहा है, कसम ले लो, उसने कहा है कि इन 2 महीनों में जो मुझे जेल में रखा गया है, मैं कसम से मैं आई एम 1000 times more stronger spiritually, physically and mentally। इन 3 लफ्ज़ों का उसने इस्तेमाल किया है कि मैं 1000 गुना ज्यादा ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, और मेरा मरना जीना अवाम के साथ है। इसलिए मुझे ये पाकिस्तान की सारी जेलों में फिरा ले, मैं टूटने वाला या माफी मांगने वाला नहीं हूँ। अवाम को उनके हक दिला के आज़ादी, हकीकी आज़ादी दिला के मरूंगा। मेरा मरना जीना पाकिस्तान है। यार फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों का। मेरा मतलब है ये मुल्क को खुदारा हम आगे को चलने दें। मुल्क में अल्लाह ताला ने कौन सी नेमत है जो नहीं दी है। यकीन करें कि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें हर चीज में दी है। सिर्फ हमारी जो है नेक नियत है। आइन पर अमलदारी कीजिएगा, जमहूर को ट्रस्ट करें, सांझी सोच, कलेक्टिव विजडम, इनको अपना जो है हक के हुक्मरानी दीजिएगा और हुक्मरानी इनको करने का हक। खान साहब ने आपको कुछ बताया कि कोई बैकडोर उनसे राब्ता किया जाता है, हासिल करता है? उन्होंने कुछ बताया आपको कि बैकडोर उनसे कुछ राब्ते किए जाते हैं? कोई कभी उनको पेशकश होती है डीलों के जरिए कि जी बाहर चले जाएं, या कुछ और ऐसी पेशकश हुई है? कोई खान साहब ने ऐसा इंदिया दिया हो, कुछ इशारा दिया हो? बता दें सर, कुछ ब्रेकिंग दे दें हमें। बड़ी बोली, बड़ी मासूमाना सी बातें आप कर रही हैं। अमल तो मेरा मैं कोई उनकी पार्टी का इनसाइडर नहीं हूँ कि मुझसे वो शेयर करें। मैं तो वकील होने के नाते से कभी कभी जब इस लाइटर वेन में मैं कहता हूँ आपकी सेहत कैसी है, तो ये बातें उन्होंने मुझसे कर दी। मैं ऐसे मामलात ना उनसे पूछता हूँ।
और ना ही वो मुझसे शेयर करते हैं। और वैसे जो मैंने अर्ज किया है कि वो कोई डील शील करने वाले नहीं है। अच्छा। ये इतना मैंने इसलिए यकीन से कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे ये तीनों बातें, फिजिकली, मॉरली एंड मेंटली, he is 1,000 times more stronger than he was 2 months ago। आपको क्या लग रहा है सर, ये जो फैजाबाद धरना केस है, कुछ अहम डेवलपमेंट हो सकेगी इस हवाले से, या कोई एक संगे मील बन सकेगा, कोई ऐसा फैसला आ सकता है? आपको क्या लग रहा है इस पे, कुछ ऐसा? देखें, फैजाबाद का जहाँ तक ताल्लुक है, वो सारों ने वापस ही लेने के लिए वो अदालत के अपने आप को रहमो करम पर छोड़ दिया है। अदालत से गिड़गिड़ा के वापसी की दरख्वास्त कर दी है। और चीफ जस्टिस ने जाहिर है कि कहना ही था कि इसका मतलब है हमारा फैसले की तस्दीक हो गई कि हमने सही फैसला किया था। लेकिन आपने जो कुछ मुंदरजात लिखे हैं, क्या उस वक्त आपने ज्यादती करके गलत लिखे हैं, या आज आप किस वजह से वापस ले रहे हैं? उस वक्त कौन सी मजबूरी थी कि आप ने जो है रिव्यू कर दिया था, और अब आप पर कौन सी मजबूरी है कि आप वापस ले रहे हैं? तो बाहर के अभी चूंकि वो एक तो शेख रशीद साहब भी मिसिंग पर्सन में, अब अंदाजा करें यार, कोई पतला दुबला माशाल्लाह इतना भारी भरकम जो है, इतनी दफा 50 दफा वजीर रहा है, वो भी मिसिंग पर्सन है। तो उसकी भी एक पिटीशन थी, इस वजह से वो कुछ वफाक ने भी दरख्वास्त वापस दी, ISI की भी एप्लीकेशन थी सब वापस ले ली है सबने अपनी अपनी एप्लीकेशन। सर आखिरी बात करेंगे, आपको क्या लग रहा है जो सियासी डेवलपमेंट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कानूनी आईनी चीज़ें भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, तो आपको लग रहा है मियाँ साहब आएंगे, जैसे नून लीग कह रही है कि जी बड़ी दूध शहद की नहरें बहेंगी, चीज़ें सस्ती होंगी, शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैंने जी 16 महीनों में सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाई, तो आपको लग रहा है ये इनका नैरेटिव कामयाब हो जाएगा और यही चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे? नहीं, पहले तो आएंगे ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि वजीर आजम बनना का तो उनका किस्सा ही खत्म हो चुका है। ये तो किस्सा है। छोटे मियां साहब की गुंजाइश है भाई साहब, छोटे भाई साहब बहुत खुश हैं इस फैसले के ऊपर, क्योंकि बड़े भाई साहब का दरवाजा बंद हो चुका है। उनके लिए ये 8-7 की रेशो से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो उनका ख्याल था मैं अपील करूंगा और मेरी उम्र भर की जो बंदिश है, वो पाबंदी है, वो खत्म हो जाएगी, वो तो इन्होंने किस्सा खत्म कर दिया कि अब ये अपील नहीं कर सकते उस फैसले के खिलाफ। तो इसलिए बड़े भाई साहब वो तो बन ही नहीं सकते हैं। अजाला जेल में अगर इन्होंने वो खाली बर्तनों के चम्मच खटका के इन्होंने अपना इस्तकबाल करवाना है तो भले आ जाएं, लेकिन वो इतने भी भोले नहीं है कि वो इस तमाम तर उसको जानते हुए देखें। अगर एक चीज है, अगर आना होता तो 16 महीने छोटे भाई साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो इसहाक डार को अगर भेज सकते थे और खजाने के ऊपर बिठा सकते थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त आ गए होते। ये आना वाना उन्होंने कोई नहीं है। और छोटे भाई साहब भी यही चाहते हैं कि वो ना आए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। सर आप हमारे साथ मौजूद थे, सियासत आईनी मामलात पर खुलकर बात की, और वो उनको भी यही लग रहा है कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। देखते हैं पाकिस्तान की सियासत किस जानिब चलती है अगले आने वाले चंद दिनों में। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।